कलंक एपिसोड 32 नई दुनिया। मेरे कदम एक नई दुनिया की तरफ चल पड़े थे। मैं जानती थी कि मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे पास रास्ता ही क्या बचा था। थाने से निकलकर हम बाहर की ओर चल पड़े। शबनम ने मेरा हाथ थाम रखा था। मीनाबाई आगे आगे चल रही थी। बाहर एक लंबी सी कार शायद हमारे ही इंतजार में खड़ी थी। मीनाबाई के आते ही ड्राइवर ने उतरकर उनके लिए आगे की सीट का दरवाजा खोल दिया। मैं और शबनम भी चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मीनाबाई ने शीशे में देखते हुए मुझे कहा, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। शबनम ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। अब तुम्हारे सर पर मीनाबाई का हाथ है। कोई भी तुम्हारा बाल पे बांका नहीं कर सकता। थोड़ी देर में कार तेजी से उन बदनाम गलियों की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं मन ही मन में सोचने लगी, जिंदगी एक इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। मैं अपने पापा की तरह प्रोफेसर बनना चाहती थी, बच्चों की जिंदगी संवारना चाहती थी, उन्हें पढ़ाना चाहती थी, समाज निर्माण समाज कल्याण में अपना योगदान देना चाहती थी, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन आज मुझे जिंदगी ने किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। जिस समाज को अच्छा बनाने की चाहत मेरे मन में थी, उसी समाज ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया। आंखों में चले आए एक आंसू को मैंने पोंछ दिया और खुद से ही एक वादा किया कि अब मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। इन अजनबियों के बीच ही अपनापन ढूंढकर खुश रहने की कोशिश करूंगी। थोड़ी ही देर में हम उन बदनाम गलियों के अंदर घूम रहे थे। हमारी वो बड़ी सी कार एक 2-3 मंजिला संकरी सी इमारत के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी, रात के अंधेरों को चीर देने वाली रोशनी। सूरज निकलने में अभी बहुत वक्त था। आसमान सितारों से और गलियारे छोटे छोटे कपड़े पहने इधर इधर घूमती, आवाज लगाती, गालियां देते लड़कियों से सजा हुआ था। वो 4 आदमी 17 कमरों की चारदीवारी में छुपे हुए थे और कुछ अभी भी अपनी पसंद को ढूंढ रहे थे। दिन भर जो शराफत का नकाब ओढ़कर समाज में घूमते हैं, उनके काले चेहरे उन छोटे छोटे बल्बों की रोशनी में साफ दिखाई दे रहे थे। ऊपर गलियारों में खड़ी लड़कियां, नीचे सड़क पर घूमती लड़कियां, अपने अपनी कोठी के बाहर खड़ी लड़कियां इशारे करके उन अय्याशों को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, वो सब वेश्याएं थी, सेक्स वर्कर। लेकिन ये सेक्स वर्कर भी तो समाज में से ही निकल कर आई थी ना। कोई खुशी खुशी तो अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार नहीं होता। ये समाज ही उन्हें मजबूर कर देता है इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीने के लिए। मैं ये सब कुछ देखकर चुपचाप नजरें झुकाए मीनाबाई के पीछे पीछे चलने लगी। अरे देखो तो, मीनाबाई नई चिड़िया लेकर आई है, कितनी शरीफ लग रही है। ऊपर खड़ी लड़कियों में से किसी एक ने कहा। मैं चुपचाप मीनाबाई के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। सीढ़ियां उतरते उतरते कितने ही मर्दों की गंदी नजर मुझ पर घूम रही थी। अरे मीराबाई, नया पटाखा लाई हो? पहले नहीं दिखाया, वरना रात की शुरुआत यहीं से करते। चलो कोई बात नहीं, ये कौन सी जिंदगी की आखिरी रात थी, फिर आ जाएंगे। सीढ़ियां उतरते हुए एक आदमी मेरे बहुत करीब आकर बोल रहा था। उसके मुंह से शराब की गंदी बदबू आ रही थी। दूर रहो इससे, शबनम चीखते हुए बोली। सीढ़ियां चढ़ने के बाद में गलियारों में से गुजर रही थी। वहां खड़ी हर एक लड़की की नजर मुझ पर थी। मैं चुपचाप मीनाबाई के पीछे शबनम का हाथ थामे चल रही थी। उनके कोठे के अंदर पहुंचते ही मेरी सांस में सांस आई। मीनाबाई सामने लगे दीवान पर पसर कर बैठ गई और अपने मुंह में पानदान में से एक पान निकाल कर रख दिया। शबनम, इसे अंदर ले जाओ। और क्या नाम है इसका? संस्कृति। संस्कृति नाम हमारे पेशे के हिसाब से नहीं चलता। तुम्हारा नाम तो कुछ और होना चाहिए। तुम देखना, जल्द ही इस पूरे दुनिया में तुम्हारा ही नाम गूंजेगा। हर दिल पर राज करोगी तुम, राज। तो आज से तुम्हारा नाम होगा मल्लिका, हर दिल की धड़कन। क्यों शबनम? उनकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी थी। हाँ मीनाबाई, मल्लिका तो है ही हीरा। शबनम, हीरा नहीं, कोहिनूर। कोहिनूर खोजा है तुमने। बहुत आगे जाएगी ये लड़की, धंधे में आने से पहले ही डिमांड में है। इंस्पेक्टर ने दिखाया इसका एमएमएस। एमएमएस यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं वहां खड़ी मन ही मन सोचने लगी, घबराओ मत मेरी लड़की, जितना धोखा तूने अपने से खाना था ना, खा लिया। यह एक एमएमएस देखते ही मैं समझ गई थी कि ये जरूर तुम्हारे किसी अपने की ही साजिश है। बस इतना सुनते ही मेरी आंखों में से आंसू आने लगे। शायद बहुत दिन बाद किसी की सहानुभूति मिली थी मुझे। मैं बस फूट पड़ी थी, किसी ज्वालामुखी की तरह जो अभी तक बंद पड़ा था। मीनाबाई के पूछते ही मैंने अपनी सारी कहानी उनको कह डाली। कोठे पर मौजूद सारी लड़कियां इकट्ठा होकर मेरी बात सुन रही थी। उन सभी की आंखें नम हो गई थी। ऐसा लगा जैसे आज कितने अरसे बाद कोई मुझे समझ रहा था।
मुझे उन सब का साथ अच्छा लग रहा था। मीनाबाई ने मुझे प्यार से अपने पास बिठाया। रो ले मेरी बच्ची, जितना दर्द तेरे अंदर है, जितना गुबार है तेरे अंदर, सब निकाल दो। यहाँ आने वाली हर लड़की से मैं यही कहती हूँ, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। यहाँ किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि मीनाबाई के कोठे पर रहती हुई लड़की की तरफ उससे पूछे बिना नजर भी उठाकर देखे। शबनम, ले जा इसे अंदर। सारी रात खराब कर दी इन वर्दी वालों ने। थोड़ी देर तू भी आराम कर ले और इसे भी आराम करवा, फिर आराम से बैठकर बात करेंगे। उनकी बात सुन शबनम मुझे अपने साथ अंदर ले गई। उसने दरवाजा खोला। आ जाओ संस्कृति कहते हुए वो लोग आगे चल पड़ी और मैं उसके पीछे। कमरा क्या था, जहाँ से शुरू वहीं पर खत्म। मैं उस कमरे को चारों तरफ देख रही थी। यही सोच रही हो ना कि कितना छोटा कमरा है, इससे बड़ा तो शायद तुम्हारे घर का बाथरूम होगा। ये कहकर वो मुस्कुराई। फिर उसने पास ही छोटे से टेबल पर बड़े ड्रॉर को खोला और उसमें से सिगरेट का एक पैकेट निकालकर उसमें से एक सिगरेट अपने मुंह पर लगा ली। लोगी, उसने सिगरेट का पैकेट मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने ना में सिर हिलाते हुए मना कर दिया। पहले मुझे भी आदत नहीं थी, तुमको भी पड़ जाएगी धीरे धीरे। उसने लाइटर से अपनी सिगरेट को जलाकर धुआं छोड़ते हुए कहा। आओ ना, बैठो, इसे अपना ही कमरा समझो। उस कमरे में बड़े एक बिस्तर की ओर उसने इशारा किया। मैं चुपचाप वहां बैठ गई। तुम भी थक गई होगी, तुम कुछ देर आराम कर लेती, मैंने शबनम से कहा। हाँ हाँ, मैं आराम कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। यहाँ बहुत कमरे हैं, आखिर कमरों की ही तो जरूरत पड़ती है यहाँ पर। उसने दरवाजा खोलकर सामने वाले दरवाजे, जो कि बाजू की दूरी पर ही था, उस ओर इशारा किया। ये कमरा खाली पड़ा है, यहाँ रहने वाली संध्या वो वापस चली गई है अपनी दुनिया में जीने के लिए। चलो अच्छा है, किसी को तो उसकी जिंदगी उसके अपने वापस मिले। शबनम के चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसकी बात सुनकर मुझे भी खुशी हुई। किसी को इस नरक से आजादी मिली थी। जानती हो, यहाँ रहने वाली संध्या बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। शायद ये कमरा तुम्हारे लिए ही खाली हुआ है। मेरे जैसी? हाँ, तुम्हारे जैसी, पढ़ी लिखी आजकल की लड़की। लेकिन वो यहाँ, क्या उसे भी उसके किसी अपने ने? मेरी बात पूरी होने से पहले ही शबनम बोल पड़ी। अपने ने तो नहीं, लेकिन जिसको अपना समझ बैठी थी, उसके कारण इस नरक में जीने को मजबूर हो गई। यहाँ हर किसी की अपनी एक अलग कहानी है। जितनी लड़कियां उतनी कहानियां। वो सटकर मेरे साथ मेरे बिस्तर पर बैठ गई। शायद वो मेरे चेहरे से समझ गई थी कि मैं संध्या के बारे में जानना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह ही इंग्लिश में बात कर लेती थी। यहाँ आने के बाद वो खूब रोई, हम सबके गले लगकर। कॉलेज में पढ़ती थी। वो क्या बताया था उसने? सोशल कुछ फेस वाली बुक के बारे में बात करती थी। फेसबुक, हाँ हाँ हाँ, यही बताती थी कि इस पर उसकी किसी से दोस्ती हो गई और दोस्ती कब प्यार में बदली उसे पता ही नहीं चला। ये आजकल की लड़कियां भी ना बिना देखे ही प्यार कर बैठती है। लड़के ने उसको सिटी पार्क के बाहर मिलने के लिए बुलाया था, सो बिना किसी को घर में बताए उस लड़के से मिलने चल दी। उस लड़के ने सड़क के पास से हाथ हिलाया। वो स्कूटी खड़ी करके उसकी तरफ चल दी। उस लड़के ने उसे बहुत खूबसूरत गिफ्ट दिया, ऐसा उसने बताया था मुझे। यहाँ तो बहुत लोग हैं, चलो किसी और जगह पर चलते हैं, कहकर उसने कार में बैठने का इशारा किया और वो नादान बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ कार में बैठ गई। लेकिन कार में बैठते ही उसने देखा कि उस कार में पहले से ही 2-3 लड़के और बैठे थे। इससे पहले कि वो चिल्लाती, उन्होंने उसको कोई दवाइयां सूंघाकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आया तो किसी अनजान जगह पर थी। उन चारों लड़कों ने लगातार 15 दिन तक उसकी इज्जत को तार तार किया और उसके बाद उसे मीनाबाई के यहाँ बेच गए। जब वो यहाँ आई थी तो उसमें चलने तक की हिम्मत नहीं थी। मुझे फूफी जान की याद आ गई। मैंने उसकी खूब सेवा की और हफ्ते भर में उसे चलने लायक कर दिया था। लेकिन मीनाबाई उस पर पैसा लगा चुकी थी, सो वसूलने के लिए रोज किसी न किसी के साथ उसे सोना पड़ता। वो खूब रोती चिल्लाती। वो घर लौटना चाहती थी अपने माँ बाप के पास। हमेशा यही कहती कि मेरे माँ बाप मेरी चिंता करते होंगे, न जाने कितने परेशान होंगे। शायद उस दिन खुदा ने उसकी सुन ही ली थी। उसके माँ बाप ने उसकी गुमशुदगी की तलाश के लिए पुलिस में कंप्लेंट करी थी, तो पुलिस ढूंढती हुई हमारे कोठे पर पहुंच गई और वो लोग उसे वापस उसकी दुनिया में ले गए। संध्या की बात सुनते हुए शबनम के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। खुश थी कि चलो किसी को तो वापस लौटने का मौका मिला। अपना घर परिवार, अपना वो प्यार, सब वापस मिला। वो दीवार पर सर रखकर न जाने क्या सोच रही थी। तुम भी थक गई होगी ना, थोड़ा आराम कर लो, मैंने उससे कहा। हाँ, तुम भी तो लेटो, मैं भी बस यहीं लेट जाती हूँ संध्या वाले कमरे में, कहकर शबनम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की। लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था, शायद अंदर से बंद था। उसने दरवाजे को खटखटाया। इसके अंदर कौन है अब? उसने सामने जाते हुए लड़की से पूछते हुए सिगरेट का एक कश खींचा। हाँ दीदी, वो संध्या है। संध्या? लेकिन वो तो अपने घर चली गई थी ना? हाँ, चली तो गई थी मगर लौट आई है। लौट आई? इससे पहले कि शबनम कुछ बोलती, सामने वाला दरवाजा खुल चुका था। सामने एक लड़की खड़ी थी, उसकी आंखें शायद रोकर लाल थी। संध्या तू? सामने संध्या खड़ी थी। कलंक एपिसोड 33, बिखरी बिखरी खुशियां। संध्या को देखकर शबनम हैरान थी। संध्या, जब तुझे इतना बड़ा मौका मिला था इस बदनाम गलियों से निकलकर अपनों के पास जाकर अपनी जिंदगी जीने का, तो फिर तू वापस क्यों चली आई? संध्या उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी।
भाई क्या हुआ? कुछ बोलेगी भी या बस यूं ही रोती रहेगी? शबनम ने प्यार से उसके पीछे हाथ फेरते हुए कहा। उसके साथ साथ मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर वो फिर से क्यों इस दलदल में लौट आई थी। शबनम ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ अपने उस छोटे से कमरे के अंदर खींच लिया। अब उस छोटे से कमरे में मैं, संध्या और शबनम तीनों बैठे थे। उसने एक गिलास पानी भरकर संध्या के आगे किया। अब रोना बंद कर और बोल, क्या हुआ? क्या उन पुलिस वालों ने कुछ किया तेरे साथ? यहाँ तो बहुत अकड़ दिखा रहे थे। कानूनी कार्यवाही की धौंस जमाकर हम सबको चुप करा दिया। मुझे तो विश्वास हो गया था कि सचमुच कानून नाम की भी कोई चीज है हमारे देश में, जो एक खोई हुई बच्ची को उसके परिवार से वापस मिलाने जा रही है। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि वो तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं। क्या वो तुझे तेरे माँ बाप के पास नहीं लेकर गए? बोल ना संध्या, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या हुआ आखिर? क्यों लौट आई तू? नहीं शबनम दीदी, उन वर्दी वालों ने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया। और ऐसा नहीं है कि सब सिस्टम करप्ट है। अभी भी कहीं ना कहीं कानून तो जिंदा है। वर्दी वालों का ईमान भी जिंदा है। सब एक जैसे नहीं होते। हाँ, कभी कभी हम एक गंदी मछली की वजह से पूरे तालाब को ही गंदा समझ लेते हैं। संध्या सुबकते हुए बोले जा रही थी। एक स्टेट से गायब हुई लड़की को दूसरी स्टेट से ढूंढ निकालना वाकई काबिले तारीफ था। उन वर्दी वालों ने अपना काम पूरी शिद्दत से किया। मुझे मेरे परिवार से मिलवा दिया। मेरे माता पिता की कंप्लेंट के बाद उन्होंने दिन रात एक कर दिया मुझे ढूंढने के लिए। वो कहाँ सोच सकते थे कि मैं अपने घर से इतनी दूर एक शहर की बदनाम गलियों में मिलूंगी उनको। हाँ, समझ गई तेरी बात कि वो पुलिस वाले बहुत अच्छे थे। उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना काम किया, तुझे ढूंढा और तेरे परिवार से भी मिलवाया। लेकिन फिर तू वापस यहाँ कैसे पहुंच गई? अभी बताती हूँ आपको। ये कहकर संध्या उठकर सामने वाले कमरे, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था, उसमें चली गई। वहां जाकर उसने टेबल पर बड़ा एक बैग खोला और उसमें से कुछ अखबार निकाले। मैं और शबनम उसे ऐसा करते हुए देख रहे थे। फिर वो उन अखबारों को लेकर मेरी तरफ आ गई। ये लो शबनम दीदी, यही वजह है कि मैं वापस आपके पास हूँ। तू तो जानती है, मेरे लिए यह कागज पर छपी स्याही से ज्यादा कुछ भी नहीं। छोटी उम्र में ही स्कूल से रिश्ता जो टूट गया। इंग्लिश तो ऊपर से ही निकल जाती है और हिंदी को जोड़ जोड़ कर पढ़ने बैठी तो शाम हो जाएगी। तू ही बता दे क्या लिखा है। लाओ मुझे दो, कहकर मैंने वो न्यूज़पेपर शबनम के हाथ से ले लिए। सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 10 लड़कियों को छुड़ाया। प्रेमी के साथ भाग गई लड़की को प्रेमी ने बेचा। पुलिस की मदद से हो पाई घर वापसी। प्यार में मिला धोखा, लड़की फंसी देह व्यापार में। सोशल मीडिया पर बढ़ता अपराध का ग्राफ, सेक्स रैकेट बस्टेड। फेसबुक फ्रेंड ने लड़की को सुनसान जगह पर बुलाकर अपने 3 दोस्तों के साथ लूटी इज्जत। गुमशुदा लड़की मिली रेड लाइट एरिया से। मेरे घर पहुंचने से पहले पुलिस को बताई गई मेरी कहानी अखबारों की सुर्खियां बन गई थी। मेरे माँ बाप को थाने से संदेशा भेज दिया गया था कि आपकी बेटी मिल गई है। वो मुझे लेने थाने पहुंच गए, लेकिन मुझे अपने घर नहीं लेकर गए। माँ और भाई मुझे लेने थाने पहुंचे। पापा तो मुझे मिलने भी नहीं आए। भाई मुझसे नजरें नहीं मिलाना चाहता था, इसलिए वो बाहर ही बैठा रहा। माँ अंदर आई तो मैं माँ से लिपट कर रोने लगी और बोली, हमारी दी हुई छूट का ये सिला दिया तूने? क्या जरूरत थी हमें बिना बताए किसी अनजान शख्स से मिलने जाने की? इतनी ही आंख थी तेरे अंदर तो कह देती तेरी शादी करवा देते। माँ की बातों में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन माँ, मेरे साथ उन्होंने जबरदस्ती। मिलने तो तू खुद ही गई थी ना, फिर एक ने की या 4 ने, क्या फर्क पड़ता है? यही कहकर माँ जोर जोर से रोने लगी। तेरी स्कूटी हमें उस पार्क के बाहर मिली थी। हमने सोचा न जाने तेरे साथ क्या हो गया। तेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद 1-2 बार पुलिस थाने से संदेशा आया कि आपकी लड़की के दिल डोल से मेल खाती एक लड़की की लाश मिली है। हमारा दिल बैठ गया। कितने दुखी मन से मैं और तेरे पापा लाश की शिनाख्त करवाने आए। कितनी मन्नतें मांगी कि काश हमारी बेटी सलामत हो, वो हमें किसी लाश की तरह ना मिले। भगवान ने हमारी सुन ली, लेकिन आज सोचती हूँ कि काश हमें तेरी लाश ही मिली होती। अब किस मुंह से तुझे मोहल्ले में लेकर जाएंगे? मोहल्ले भर में पहले ही तेरे नाम से इतनी खुसर फुसर हो रही है। तूने अपने साथ साथ अपने भाई की भी जिंदगी खराब कर दी। उसकी उम्र भी तो अब शादी के लायक है। कौन देगा हमारे घर में अपनी लड़की? कौन करेगा उससे शादी, जिसकी बहन जिस्म फरोशी के धंधे में पकड़ी गई हो? लेकिन माँ, मैं अपनी मर्जी से तो वहाँ नहीं गई थी, मुझे मजबूर किया गया था। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन ये लोगों को कौन समझाएगा? ये देख, माँ ने ये सारे अखबार मेरे आगे फेंक दिए। ले, तू खुद ही पढ़ ले, कहकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। काश हमने तुझे इतने नाजों से ना पाला होता। तेरे पापा ने तुझे हर चीज कहने से पहले ला कर दी, लैपटॉप, मोबाइल, स्कूटी। रोते रोते माँ बोलती जा रही थी, सारी गलती तेरी नहीं संध्या, हमारी भी है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तू इंटरनेट पर करती क्या है, किससे बात करती है, किससे मिलती है। शायद भगवान ने इसी की सजा दी मुझे। हमने शायद ये चीजें देकर समझा कि हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। तुझ पर कभी निगरानी रखना जरूरी ही नहीं समझा। सोचा आजकल के बच्चे समझदार है, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी हमारी बेटी, तेरे पापा कहते थे। आज ये रोशन हो रहा है नाम। ये कहकर माँ ने अखबार की तरफ इशारा किया। आप अपनी बेटी को घर ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर ने कमरे में आकर मम्मी से कहा, यहाँ साइन कर दीजिए, कहकर
उनके आगे एक पेन और फाइल में रखा हुआ एक कागज कर दिया। माँ ने उस पर साइन किया और मुझे लेकर बाहर निकल गई। चल पंकज, बाहर बैठे हुए मेरे भाई से उन्होंने कहा और मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे बाहर कार तक ले गई। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, उसने मुझसे नजरें तक नहीं मिलाई। ये वही भाई था जिससे बचपन में मैं लड़ती थी। बड़ी हुई तो हर बात शेयर करती थी। एक अलग ही रिश्ता था हम दोनों भाई बहन के बीच। कितना प्यार था, लेकिन शायद वो आज मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था। उसकी वजह वही थी, मेरे दूसरे हाथ में पकड़े हुए वो सारे अखबार जो माँ ने मुझे दिखाए थे। अखबार वाले खबरें छापते हुए क्यों नहीं सोचते कि वो एक लड़की का समाज में जीना दुभर कर रहे हैं। उन्हें तो बस मसाला चाहिए, चटपटी खबरें, चाहे वो किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करके क्यों ना मिले। पंकज ने कार घर की तरफ मोड़ ली। अभी हम घर से कुछ 10-15 मिनट की दूरी पर ही थे कि माँ ने पंकज को कार रोकने का इशारा किया। देखो संध्या, अब तुम्हारा हमारे साथ रहना मुनासिब नहीं। तुम समझ सकती हो ये बात मैं तुमसे क्यों कह रही हूँ। उन्होंने मेरी हथेली पर कुछ पैसे रख दिए। तुम किसी दूसरे शहर चली जाओ, कभी जरूरत पड़े तो फोन करना, मैं तुम्हें मिलने आती रहूंगी। लेकिन मम्मा, पापा। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती, मम्मी फिर से बोली, तुम्हारे पापा ने ही मुझे ये कहकर भेजा था। हमने यही फैसला किया है कि हम मोहल्ले में जाकर कह देंगे कि वो हमारी संध्या नहीं थी। पुलिस वालों को कोई गलतफहमी हुई थी। तुम्हारी जिंदगी का जो होना था वो तो हो गया। कम से कम तुम्हारे भाई और बाप तो समाज में सर उठाकर जी सकेंगे। माँ ने मुझे साफ साफ कह दिया। मैंने माँ के दिए हुए रुपये जो भी मेरी हथेली पर पड़े थे, माँ के हाथ वापस रख दिए। मुझे इसकी जरूरत नहीं माँ, बस अपना आशीर्वाद ही दे दो, मैंने उनसे कहा। रख ले बेटा,